नाज़रीन आदाब, खास बात अंदर तेलंगाना में आपका इस्तकबाल है। मैं हूँ विसाल आजम और आज हम खासों से बात करेंगे ज़िमनी इंतखाबात के नताइज की। तो नाज़रीन, मुल्क के 29 रियासतों के साथ तेलुगु रियासतों आंध्र प्रदेश तेलंगाना में भी ज़िमनी इंतखाबात हुए। आंध्र प्रदेश के हल्का असम्बली बदवेल में हुक्मरान पार्टी YCP के उम्मीदवार यानी YSR कांग्रेस के उम्मीदवार जो है वो डी सुधा ने भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की है। उन्होंने 90,000 से जायद वोटों से कामयाबी हासिल की। सुधा ने 1,11,000 से जायद वोट हासिल किए। बीजेपी उम्मीदवार P सुरेशन 21,600 से जायद वोट हासिल करके दूसरे नंबर पर है। कांग्रेस के उम्मीदवार कमलम्मा 6,002 से जायद वोट हासिल करके तीसरे नंबर पर रहे। यहां तेलुगु देशम पार्टी जनसेना ने इंतखाबात से दूरी अख्तियार की थी। जे वेंकट सबैया के इंतकाल पर YSRCP ने उनकी अहलिया सुधा को उम्मीदवार बनाया था। बीजेपी उम्मीदवार सुरेश ने पार्टी की इख्तिलाफ की जीत इसे करार दिया है और उन्होंने हुक्मरान पार्टी पर बदनुमानियों में मुलविस होने का इल्जाम लगाया। बदल में कांग्रेस के उम्मीदवार कमलम्मा ने कहा कि बीजेपी और YCP ने इंतखाब में धांधलियां की हैं, रकम और शराब की तकसीम की गई और इलेक्शन शफाफ तरीके से नहीं हुआ। तो इस तरह से ये दो खास तौर से जो सीटें थी, यानी एक बदवेल सीट आंध्र प्रदेश की और हुजूराबाद सीट तेलंगाना की जो हुजूराबाद सीट है, इस पर कड़ा मुकाबला चल रहा है। अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक अभी भी बीजेपी को यहाँ लीड हासिल है। उस पर अभी नतीजे नहीं आए हैं, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि क्या इससे आने वाले इंतखाबात के लिए जो 2023 में यहाँ असेंबली इंतखाबात होंगे, क्या उसको लेकर कोई इससे एक पैगाम मिलता है। हुजूराबाद से जो अभी खबर आ रही है उसके मुताबिक 19,000 वोटों से बीजेपी लीड कर रही है। तो आखिर ऐसा क्यों है कि एक के बाद एक जब यहाँ पर हुकूमत TRS की है, तो क्यों ऐसा है कि एक के बाद एक बीजेपी, यानी कि जो भी यहाँ पर ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं उससे बीजेपी कामयाबी हासिल करती जा रही है। इससे पहले जो दुबक का इलेक्शन हुआ था उसमें भी बीजेपी ने जीत हासिल की थी और अब ये जो हुजूराबाद है यहाँ पर बीजेपी लगातार हर राउंड में लगभग जो है वो आगे चल रही है। कुछ वक्त लग सकता है जब नतीजे सामने आ जाएंगे, लेकिन जो सियासी मुबस्सिरीन है, माहिरीन, उनका कहना है कि बीजेपी की पोजीशन बहुत अच्छी है। बहुत मुमकिन है कि बीजेपी इस सीट को अपने नाम कर भी ले। तो इसी बात को लेकर आज हमारा खास तौर से इस पर हम गुफ्तगू करेंगे कि क्यों आंध्र प्रदेश में कांग्रेस की पोजीशन आंध्र प्रदेश में भी क्यों कमतर नजर आ रही है और क्यों कांग्रेस पार्टी तेलंगाना में भी पिछड़ती नजर आ रही है और क्यों बीजेपी तेलंगाना में अपनी एक के बाद एक दूसरी जीत जो ज़िमनी इंतखाब को लेकर है उसमें बीजेपी कामयाब होती नज़र आ रही है। और ये जो नतीजा आएगा या आने वाला है, तकरीबन जो दिख रहा है कि इस तरह के फैसले हो सकते हैं, बीजेपी कामयाब हो सकती है, क्योंकि बीजेपी की जो वर्कर्स हैं उन्होंने कामयाबी मनाना शुरू कर दिया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो क्या इससे आने वाले असेंबली इंतखाबात में कुछ एक बड़ा मैसेज मिल रहा है और क्या ऐसे कुछ लीडर्स जिनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी थी हुजूराबाद जो तेलंगाना की जो सीट है उसमें जीत दिलाने को लेकर, ज़िमनी इंतखाबात को लेकर, तो क्या उन पर भी एक सवाल या निशान लग जाएगा कि वो फ़आल नहीं हैं, उन्होंने मेहनत ठीक से नहीं की या आवाम में उनकी पकड़ नहीं है। और क्या इसका जो नतीजा है उसके लपेटे में क्या खुद KTR या KCR भी आएंगे कि क्या TRS जो है वो आवाम में उस अपनी जो इज्जत है, अपना मकाम, अपना वक़ार है, वो खोती जा रही है। कई ऐसे सवाल हैं जो यहाँ सामने आते हैं। और इस वक्त हमारे साथ मोहम्मद फिरोज खान जुड़ चुके हैं जो कांग्रेस के लीडर हैं। हमारे साथ कुछ ही देर में V प्रकाश भी जुड़ेंगे, TRS के लीडर, और N रामचंद्र राव जो बीजेपी के लीडर हैं वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो मोहम्मद फिरोज खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपको बता दें कि एक बार फिर कि जिस तरह के नतीजे सामने आ रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है, मतलब जो अभी ट्रेंड आ रहा है, जो हर एक राउंड में जो नंबर सामने आ रहे हैं हुजूराबाद ज़िमनी इंतखाब के वोटों की गिनती को लेकर, इलेक्शन सियासी पार्टियों के लिए वक़ार का मसला तो बना हुआ है ही, रियासत के अवाम की निगाहें नताइज पर हैं। सियासी पार्टियों ने अपनी सारी ताकत तो झोंक दी। हुजूराबाद इलेक्शन अपनी नौयत का सबसे महंगा इलेक्शन भी साबित हुआ है, यानी सबसे महंगा इलेक्शन इस बाई इलेक्शन का हुजूराबाद का इलेक्शन है। तो क्या इस महंगे इलेक्शन में बीजेपी ने भी पूरी ताकत लगा दी? क्या TRS ने भी पूरी ताकत लगा दी? और ये ताकत किस तरह की लगी है? क्या ये ताकत सिर्फ
जिस्मानी तौर पर वहां हाजिर होना, वहां मेहनत करना, या फिर इसमें कुछ और भी खेल हुआ है? उम्मीदवारों की जानिब से राय दहिंदों को राग़िब करने की हर मुमकिन कोशिश की गई, वोटरों को लुभाने के लिए हर तरह का लालच दिया गया, रुपए तक तकसीम करने के वीडियोज वायरल हुए। गिनती के दौरान बीजेपी के उम्मीदवार ई राजेंद्र, यानी जिसे एटला राजेंद्र भी कहते हैं, सबकत बनाए हुए हैं और टीआरएस के उम्मीदवार जी श्रीनिवास यादव दूसरे नंबर पर हैं। कांग्रेस उम्मीदवार बी वेंकट अपनी मौजूदगी उन्होंने जाहिर की है, लेकिन वो अपनी जमानत बचाने में ऐसा लग रहा है कि मुश्किल से ही शायद कामयाब हो पाएंगे। कांग्रेस के नए सदर रेवंत रेड्डी ने भीड़ तो इकट्ठा जरूर की, अपने कैंपेन के दौरान हुजूम को वोट पे तब्दील करने में लगता है वो नाकाम रहे। टीआरएस ने इंतखाबी मुहिम की जिम्मेदारी वजीर फाइनेंस ई राजेंद्र को दी थी और टीआरएस ने अपनी जिम्मेदारी जो है वो जो जिन नेताओं को दी थी, लेकिन ऐसा लगता है कि लेकिन उसमें ऐसा लग रहा है साफ तौर से कि टीआरएस ने जिन्हें जिम्मेदारी दी थी कैंपेनिंग की हुजूराबाद में, जो वज़ीर फाइनेंस हैं, वो लगता है टीआरएस को कामयाबी से हमकिनार नहीं करा पाए। वज़ीर आला केसीआर इंतखाबी मुहिम में खुद भी शामिल नहीं हुए, हालांकि ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि शायद वो खुद शामिल होंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब उसके पीछे वजह जो भी रही हो, लेकिन वो शामिल नहीं हो पाए। ई राजेंद्र और टीआरएस पार्टी को छोड़कर एमएलए की रुकनियत से इस्तीफा उन्होंने दिया था, बीजेपी में शामिल हुए। तेलंगाना आम इंतखाबात में बीजेपी सिर्फ एक सीट पर कामयाब हुई थी। दुबक ज़िमनी इंतखाब में बीजेपी ने कामयाबी हासिल की और अब हुजूराबाद में भी अगर जीत मिल जाती है जैसा कि दिख रहा है तो बीजेपी के 3 एमएलए जहां हो जाएंगे। हालांकि जीएचएमसी में भी जिस तरह से बीजेपी ने अच्छा मुजाहरा किया था, इससे ऐसा लग रहा है कि क्या तेलंगाना में टीआरएस अपनी पकड़ जो है वो कमज़ोर होती देख रही है। तेलंगाना असेंबली 2023 में जो होने हैं उस इलेक्शन में क्या नतीजा हो सकता है। हमारे साथ जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मोहम्मद फिरोज खान जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के लीडर। फिरोज साहब, आपका बहुत इस्तकबाल है, बहुत कोशिश कांग्रेस लगातार कर रही है, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस की जो पोजीशन है वो बेहतर होती नजर नहीं आ रही है। नंबर्स में, टैली के मामले में, वोटों के मामले में कहां कमी रह जा रही है? देखिए साहब, पहले ये जो बाई इलेक्शन है, मैं आपको बता दूं कि जब भी बाई इलेक्शन होता तो आउट ऑफ 10 9 टाइम्स रूलिंग गवर्नमेंट चुनाव जीतती। अब ये जो हुजूराबाद का था, ये टोटल सिनारियो डिफरेंट है। यहाँ पे एक लड़ाई बोल सकते हैं आप, जंग बोल सकते हैं, 2 लोगों के बीच में थी। एक जो हमारा तेलंगाना का मुख्यमंत्री है केसीआर, जो अहंकार और जो गुरूर और जो एक तानिशा है, और सुनिए सुनिए, करप्शन का एक राजा है और हिंदुस्तान का सबसे करप्टेड मुख्यमंत्री है, जो पैसे और शराब की बुनियाद के ऊपर चुनाव लड़ता है। उसके ऊपर उसका निकाला हुआ एक बंदा, या उसको आप बोलिए निकाला हुआ बंदा या उन्हें निकल गया, वो बात की बात जी। तो वो ईटेला राजेंद्र जो केसीआर का नंबर 2 था, उसके ऊपर इलेक्शन था। तो वहां की आवाम एक ही चीज सोच रही थी, या तो रूलिंग पार्टी को वोट डालना, या तो जो हमारे से जुड़ा हुआ है, 7 टाइम हमारा एमएलए था, हमारा मिनिस्टर था, हम ईटेला को डालेंगे। मैं आपको एक बात क्लियर बोल देना चाह रहा हूं ये चैनल के ऊपर, आज जो जीत हुई वो ईटेला राजेंद्र की हुई। मेहरबानी करके वो जीत बीजेपी की नहीं होती। क्यों? ईटेला राजेंद्र किसी और पार्टी से इंतखाब लड़ा था क्या? टीआरएस, पहले टीआरएस से लड़ा था 7 नहीं टाइम। मैं ईटेला राजेंद्र ने इस बार जो वो चुनाव में गए, किस पार्टी के बैनर के साथ गए? साहब बीजेपी के बैनर पे गए होंगे। बीजेपी को लास्ट टाइम सुनिए साहब, लास्ट टाइम 2000 वोट आए उनको, और अब सिर्फ ईटेला की वजह से ये इलेक्शन वो जीते हैं। आज से 6 महीने पहले मार्च और अप्रैल में और एक बाई इलेक्शन हुआ था नागार्जुन सागर का, वहां पे बीजेपी को डिपॉजिट नहीं आई थी। तो रही बात जो आप बोलना चाह रहे हैं मेरे को कि आज आप कांग्रेस को यहाँ पे डिपॉजिट नहीं आई, तो कांग्रेस फिनिश है क्या? बीजेपी नेक्स्ट अल्टरनेटिव है क्या टीआरएस को? माफी चाहता हूं, ये इलेक्शन का सिनेरियो टोटल डिफरेंट था। फाइट बिटवीन चीफ मिनिस्टर केसीआर, तो ये इलेक्शन का सिनेरियो डिफरेंट था। इलेक्शन से पहले कांग्रेस को पता चल गया या अब नतीजा आने के बाद, या नतीजा आने ही वाला है तब? नहीं, कांग्रेस पार्टी पहले से ये बात बोल रही थी कि हमारे को हार को चूमना है, क्योंकि यहाँ पे फाइट केसीआर और ईटेला की है। मुझे तो याद नहीं है कि किसी रैली में आपके पार्टी के जो सदर हैं यहाँ के, उन्होंने ऐसा बोला हो। आप मेरे वीडियोस निकाल के देखिए, मैं तो बोल दिया था।
अच्छा, तो इस वक्त आप नाज़रीन को बता दें कि अब ये खबर आ रही है कि एकला राजेंद्र ने ये जीत हासिल कर ली है, जो अब तक लगातार अलग अलग राउंड में आगे बढ़े जा रहे थे, रेस में आगे चल रहे थे। तो टीआरएस के लिए ये एक बड़ा झटका है। टीआरएस ने ये सीट गंवा दी है, हुजूराबाद की सीट गंवा दी है टीआरएस ने। हालांकि अक्सर ये कहा जाता है कि जिस जमात की जो है वो सरकार होती है या हुकूमत होती है, जो जमात बरसर इक़्तिदार होती है, बाई इलेक्शन में अक्सर उसकी जीत हो जाती है। लेकिन ऐसा क्यों है? किशन रेड्डी को सुनते हैं, क्या कह रहे हैं वो। ఈటల రాజేందర్ గారిని ఆశీర్వదించి భారతీయ జనతా పార్టీకి మద్దతు ఇచ్చినటువంటి హుజూరాబాద్ ప్రజానీకానికి మనస్ఫూర్తిగా నా తరఫున కేంద్ర ప్రభుత్వం తరఫున కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాం. భారతీయ జనతా పార్టీ విజయానికి క్రెడిట్ ఎవరికైనా ఇవ్వాలి అంటే హుజూరాబాద్ ప్రజలకు ఇవ్వాలి. దిస్ క్రెడిట్ గోస్ టు హుజూరాబాద్ ఓటర్స్. అక్కడ ప్రజలు ఈ రకమైనటువంటి ఖర్చుతో కూడుకున్నటువంటి ఎన్నికలు జరిగినప్పుడు చాలా పెద్ద ఎత్తున పాలక పార్టీ అన్ని రకాలుగా ప్రజలను మభ్యపెట్టేటువంటి ప్రయత్నం చేసినప్పటికీ కూడా వాటన్నిటిని కూడా ఖాతరు చేయకుండా బీజేపీకి ఈటల రాజేందర్ గారికి భారీ మెజార్టీతో గెలిపించడం ఏదైతున్నదో హుజూరాబాద్ ప్రజలు తెలంగాణ గడ్డ మీద మరొక చరిత్ర తిరిగి రాశారు. తెలంగాణ ప్రజలు ఎప్పుడైనా సరే जो बीजेपी के मरकजी वजीर ममलिकत दाखिला है और इन्होंने ये मेंबर पार्लियामेंट भी है, जाहिर है, तो इन्होंने हुजूराबाद की आवाम का शुक्रिया अदा किया है बीजेपी को जीत दिलाने के लिए, ईटला राजेंद्र को जीत दिलाने के लिए। तो ईटला राजेंद्र ने हुजूराबाद सीट जीत ली है, यह ज़मीनी इंतखाब था और इस सीट को जीतने के साथ ही बीजेपी अब असेंबली में 2 से 3 मेंबरों वाली पार्टी बन गई है। और ये जो पेशखीमा है, ये जो लगातार बीजेपी की कामयाबी का सफ़र है, इससे सवाल ये पैदा होता है कि क्या टीआरएस रियासत में अपनी मकबूलियत खोती चली जा रही है। हमारे साथ 2 और मेहमान जुड़ चुके हैं, एन रामचंद्र राव लीडर बीजेपी और वी प्रकाश लीडर टीआरएस। आप दोनों का भी इस्तकबाल है। मोहम्मद फिरोज खान लीडर कांग्रेस हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं। फिरोज, मैं फिर से एक बार आपके पास ये सवाल लेकर आऊंगा कि ठीक है, आप जो कह रहे हैं कि इसमें बीजेपी के फेवर में एक हवा थी, या फिर ये कि ये जीत बीजेपी की नहीं है, ईटला राजेंद्र की है, आप उसे ऐसा कह के खुद को तस्कीन दे सकते हैं, लेकिन ये फैक्ट तो यही है या डेटा तो यही है कि अब असेंबली में यहां पर बीजेपी के 3 एमएलए हैं। आप उसको चाहे जिस तरह से कह लें, कई बार पार्टी का जो उम्मीदवार है वो भारी पड़ता है, कभी पार्टी भारी पड़ती है, लेकिन मिलाकर जीत ये पार्टी की मानी जाती है, ठीक है ना, इसे आप मान लीजिए। लेकिन मुझे ये बताइए कि कांग्रेस क्या देख रही है, इससे कांग्रेस को क्या सबक मिल रहा है? कांग्रेस आखिर अपनी जीत का सफर कब शुरू करेगी? सुनिए, आप जो भी है, हम हार को कबूल करते हैं। हमारे प्रेसिडेंट साहब रेवंत रेड्डी अभी चैनल पे आए थे और उन्होंने बोले कि मैं ये कबूल कर रहा हूँ कि मेरी जिम्मेदारी है, और उन्होंने ये बोले कि मैं अंदर जाऊंगा, इंट्रोस्पेक्ट करूंगा क्यों हारे और कांग्रेस कहां पर गलतियां कर रही, और जो हम गलतियां कर रहे हैं उससे बराबर हम सीखेंगे। देखिए, एक चीज है कि आप अभी जो बात बोले हैं कि रेवंत रेड्डी आ रहे हैं, पब्लिक में ठहर रही, लाखों पब्लिक आ रही, लाखों पब्लिक के वोटा हम ट्रांसफर नहीं कर सक रहे, राइट, ये बात बेहतरीन, आप एकदम पॉइंट के ऊपर बात बोले। तो हमारे को ये चीज है कि हम बूथ लेवल तक जाना है। आज जो
बीजेपी फॉलो कर रही, पन्ना प्रचारक, और ये टीआरएस फॉलो कर रही, माइक्रो बूथ ऑर्गेनाइजेशन, ये कांग्रेस की थोड़ी बहुत यहाँ पर कमी है। तो कांग्रेस की कमी है, तो ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर कांग्रेस की कमी है, कांग्रेस को इसे तरतीब देना है। मैं आपको थोड़ा रोकना चाहूंगा, वी प्रकाश जुड़ चुके हैं, लीडर टीआरएस हमारे साथ। वी प्रकाश साहब, बहुत इस्तकबाल है आपका न्यूज 18 उर्दू चैनल में। हुजूराबाद के नतीजे पर आप क्या कहेंगे? राजेंद्र हमारा पार्टी का था पहले, 6 बार एमएलए था, 2 बार मिनिस्टर था, उनका लोगों से अच्छा कनेक्ट जुड़ा था। उन्होंने लास्ट 20 ईयर्स से 20 साल से उन्होंने लोगों के साथ है। वो मूवमेंट में भी बहुत तेज से आगे आया, वो लेफ्ट मूवमेंट से आया था। ही नोस हाउ टू मेंटेन पीपुल्स रिलेशन, वो लोगों के साथ कैसे रिलेशन रखना है उनको ज्यादा पता है। इस वजह से उनको उठाया था, पूरा सेंटिमेंट लोगों ने उन्होंने उठाया था। जो टिया से कैसे बाहर निकाला, ये पूरा उनको लोगों के साथ जो रिलेशन है वो लोगों इनको सपोर्ट देने के लिए बहुत पहले डिसीजन लिया था, मगर इलेक्शन समय तक साइलेंस मेंटेन करे। सब लोगों को, वाले को भी मिलेट करे थे। लोग बहुत आज हो गए, बहुत इंटेलेक्चुअल्स हो गया। वो हमारा पार्टी भी इसका वीजा नहीं मिला इससे पहले, कम से कम काउंटिंग के 1 घंटे पहले तक भी हमको हम जीतते बोल के बहुत कॉन्फिडेंस था हमको। मगर ईटल राजेंद्र के साथ लोगों का सेंटिमेंट अच्छा वर्कआउट हुआ था, एंड कांग्रेस भी उनका रोल 0 था। अगर ट्रायंगल फाइट हुए तो टीआरएस का फायदा मिलते थे, मगर वो मेन कैंडिडेट इस पहले कांग्रेस से फील्ड में था, वो कौशिक रेड्डी, वो हमारा पार्टी में आ गया। अब उन्होंने आने के बाद कांग्रेस पूरा बीजेपी को वोट दिया। 2 जाति नेशनल पार्टी है, नेशनल लेवल में दोनों लड़ते, मगर तेलंगाना में दोनों इकट्ठा हो गया, बीजेपी एंड कांग्रेस। और करीमनगर में भी इससे पहले पार्लियामेंट इलेक्शन में वही हुआ था, एंड निजामाबाद में भी तो क्या जो बीजेपी के लीडर हैं, मतलब वो ज्यादा होशियार हैं? क्या वी प्रकाश इस बात को मान रहे हैं कि जो बीजेपी के लीडर हैं उनको पता है कि लोगों से कैसे जुड़ के रहना है, जो टीआरएस को नहीं पता है? क्या टीआरएस को नहीं पता है कि लोगों को कैसे जोड़ के रखा जाए? बीजेपी के नेताओं को पता है। तो क्या टीआरएस को फिर अपने गिरबान में झांकना चाहिए कि क्या टीआरएस के अंदर कहीं अहंकार तो नहीं आ गया? नहीं, एक बात सुनो आप। इलेक्शन में क्या हुआ, बीजेपी को सामने नहीं रखे। ईटल राजेंद्र बहुत चालाक आदमी है। उन्होंने वहां जो माइनॉरिटीज का वोट्स है, वो माइनॉरिटीज का वोट्स लाने के लिए, एंड बीजेपी का खिलाफ किसानों है। 1 साल से किसान दिल्ली में लड़ाई कर रहे। वो जो एग्रीकल्चर एक्ट्स के खिलाफ लोगों फार्मर्स लड़ रहे। वो पंजाब हरियाणा से बहुत लोगों वहां मर गए। तो ये इनको जानकारी है। बीजेपी लीडर्स के साथ गए तो वो वोट नहीं आते बोल के उन्होंने नेशनल लेवल से बीजेपी लीडर्स को नहीं बुलाया। जो लोग आया उनके साथ राजेंद्र नहीं थे। खाली नॉमिनेशन के समय किशन रेड्डी साहब इनके बाजू है, मगर कहीं भी बीजेपी कैंपेन मतलब नहीं आप किया। इस बात को मान रहे हैं कि ईटल राजेंद्र ने हर पहलू पर अपनी अक्लमंदी साबित की है जो टीआरएस नहीं कर पाई। ठीक है, मैं अभी बीजेपी के लीडर हमारे साथ हैं एन रामचंद्र राव। आपका इस्तकबाल है रामचंद्र राव साहब। मैं ये जानना चाहता हूं कि हुजूराबाद में आखिर जो आपको जीत मिली है, इसका सेहरा, इस जीत का कारण या वजह आप क्या मानते हैं? पहली बात तो मैं ये मानता हूं कि जिस तरह से ईटल राजेंद्र जी से केसीआर साहब या टीआरएस ने जो बरता है, और जिस तरह से उन्हें कैबिनेट से हटाया गया और उनके ऊपर झूठे जो इल्जाम लगाए गए, और ये सब जो है हुजूराबाद की जनता और तेलंगाना की जनता जो है वो उसको सह नहीं सकी। क्योंकि ईटल राजेंद्र जो है वो एक तेलंगाना आंदोलन के एक बड़े फिगर है। तेलंगाना आंदोलन में वो केसीआर जी के साथ चलकर, उनके साथ मिलकर उन्होंने आंदोलन किया था तेलंगाना के लिए। तो ऐसे व्यक्ति को आपने कैबिनेट से हटाने के लिए सिर्फ अपने स्वार्थ को और उनके अंतर्गत जो व्यवहार है, क्योंकि ईटल राजेंद्र जी केसीआर साहब का कई इश्यू में, कई मुद्दों पर उनसे उन्होंने विरोध किया है और उनसे उन्हें डिफर हुए थे, इसीलिए उनको हटाया गया। और इसलिए सिंपैथी वेव एक था हुजूराबाद में। दूसरा, केसीआर साहब के जो राज में आज जो कुछ भी हो रहा है,
यानी कि नौकरियों का जो सवाल हो, या किसानों का सवाल हो, या हमारे डबल बेडरूम हो, या दलित को 3 एकड़ देने का वादा हो, ये सब चीजों में सरकार विफल हुई है। और जनता जो है टीआरएस की सरकार को, उनके खिलाफ हम वोट दे रहे हैं, ये बताने के लिए हुजूराबाद की जनता ने ईटन राजन को जिताया है, बीजेपी को जिताया। ये तेलंगाना की आवाज है, ये हुजूराबाद की आवाज नहीं है। ये सारे तेलंगाना की जनता की आवाज मानते हुए चलना चाहिए, वरना केसीआर साहब। चलिए एक सवाल आपसे कर ही लेता हूं मैं, रामचंद्र राव जी, क्या आप हुजूराबाद की जीत को ईटला राजेंद्र की जीत मानते हैं या बीजेपी की जीत मानते हैं? देखिए, ईटल राजेंद्र जी एक पर्सनालिटी है वहां पर, ये इस बात को कोई इनकार नहीं कर सकता कि बीजेपी के कैंडिडेट मजबूत कैंडिडेट है ईटल राजेंद्र जी। ठीक है, ओके। प्रकाश साहब, मेरा आपसे सवाल ये दलित बंधु स्कीम वाला फॉर्मूला भी आपके काम नहीं आया, क्या आवाम समझ चुकी, आवाम ज्यादा होशियार है टीआरएस के नेताओं से, टीआरएस के स्कीम बनाने वाले लोगों से? पहली बात क्या है, वहां कुछ भी वर्कआउट नहीं हुआ, खाली सेंटिमेंट वर्कआउट हुआ। जो लोग डेवलपमेंट को नहीं देखे, जो इलेक्शन के समय जो काम चल रहे थे एंड दलित बंधु, ये सब बाजू रखे वो लोग, खाली सेंटिमेंट वर्कआउट हुआ। ये जो रामचंद्र राव अभी बोले ना, वो द तरीका उन्होंने बाहर निकाला गया पार्टी से, वो लोगों का दिल में थोड़ा दर्द आया था। ये बीसी लीडर है, ऐसा निकालना अच्छा नहीं है बोल के थोड़ा लोगों के मन में वो जब भी डिसाइड हुआ था। मगर बाद में ईटल राजेंद्र बाद में गया था बीजेपी में, बीजेपी का कोई ताकत नहीं वहां। इससे पहले इलेक्शंस में 0.96 वोट्स आया, नॉट 1% से लेस वोट्स आया था उसको। चुनाव तो रात और दिन में बदल जाते हैं, सुबह कुछ हवा होती है, शाम में कुछ हवा होती है। आप तो बहुत महीने पहले की बात बता रहे हैं। मैं फिरोज साहब आपके पास आना चाहता हूं फाइनल कमेंट के लिए। मेरा आपसे सवाल यही है कि कांग्रेस की जीत का सफर कब शुरू होगा, कब तक हम दूसरे के कंधे पर जीत का सेहरा डालेंगे और हार की जिम्मेदारी भी दूसरे के कंधे पर डालेंगे? आप थोड़ा इंतजार करिए, अभी 223 में जनरल इलेक्शंस आएंगे और टीआरएस का अल्टरनेटिव सिर्फ कांग्रेस है। टीआरएस एक चोर पार्टी है, आवाम को समझ में आ रहा। फिर से मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ, हुजूराबाद का चुनाव सिर्फ ईटेला की वजह से बीजेपी जीती। बीजेपी अल्टरनेटिव नहीं है तेलंगाना की, क्योंकि हर एक कार्यकर्ता ग्राउंड लेवल तक अगर से अवेलेबल है पूरे तेलंगाना में बोले तो वो कांग्रेस का है, बीजेपी का नहीं है। बीजेपी सिर्फ पॉलिटिकल पोलराइजेशन कर सकती, ग्रेटर हैदराबाद तक वो सीमित है, दूसरे गांवों में बीजेपी का दबदबा नहीं है साहब। और रही बात हमारा केसीआर चोर मुख्यमंत्री है। देखिए फिरोज साहब, आपको अल्फाज का चुनाव जरा अच्छे से करना चाहिए। आप कामयाब नहीं हुए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है अपने गुस्से को इस तरह के अल्फाज से निकालें। ये महज़ब लोग ऐसा नहीं कहते। आप वो सीएम है, वजीर आला हैं, आपको अल्फाज का चुनाव जरा अच्छे से करना चाहिए। जी बोलिए, अपनी बात पूरी करिए। सुनिए, सबसे बड़े करप्ट सीएम को क्या नाम दूं मैं आपको? सबसे करप्ट सीएम को मैं चोरिश देता हूं, तो सबसे बड़े चोर को पब्लिक पहचान। तो आप उसके लिए कोर्ट में जाइए, सबूत दीजिए, लड़िए उसके लिए, साबित कीजिए आवाम की नजर में कि वो ऐसे हैं। आपके यहाँ स्टूडियो में बैठ के, अपने कमरे में बैठ के किसी के ऊपर बोलने से ऐसा तो साबित नहीं हो जाएगा ना। ईटेला को जिता के आवाम बता दी कि भाई केसीआर साहब, आप और आपकी पूरी टीम खाली वादे करते, निभाते नहीं। और आपको एक इलेक्शन का आज एक सबक मिल गया। जो हमारे केसीआर का अहंकार था वो चिकनाचूर हो गया। 3000 करोड़ रुपए लगाए, 2000 करोड़ रुपए दलित बंधु को, 600 करोड़ रुपए बीसी वेलफेयर को। तो सवाल तो इसी बात को लेकर है कि अगर टीआरएस नाकाम हो रही है तो फिर बीजेपी क्यों कामयाब हो रही है? आपने देखा जीएचएमसी के इंतखाब में बीजेपी ने ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस की कांग्रेस से, कांग्रेस क्यों नहीं कामयाब हो रही? पॉलिटिकल पोलराइजेशन, हैदराबाद के अंदर पॉलिटिकल पोलराइजेशन करे, वो भी एक हिकमत अमली होती है चुनाव जीतने की। कांग्रेस के लिए अपनी हिकमत अमली पर काम करती है। एक हैदराबाद एक अलग जगह है साहब। राम जन्मभूमि, बाबरी मस्जिद हुई जब से, ये कम्युनलाइजेशन की जगह है। यहाँ पे जात पात को बहुत टेक केयर करते हैं हैदराबाद में। चलिए ठीक है, वक्त की कमी है। मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा।